हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग इन स्किल हब। आज की बुक समरी है द सीईओ नेक्स्ट डोर। 2017 में रिलीज हुई इस किताब में ये बताती है कि एक अच्छे सीईओ और ग्रेट सीईओ में क्या डिफरेंस है। इस किताब को लिखने के लिए लेखक ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की है। क्या आपको कॉर्पोरेट सक्सेस चाहिए? क्या आप सीईओ बनने के सफ़र के लिए इच्छुक हैं, या फिर क्या आप ऐसे बिजनेस प्रोफेशनल हैं जिनको सक्सेस का मंत्र समझना है? तो ये बुक आपके लिए है। इस किताब का लेखक दो लेखकों ने किया है जिनका नाम है एलिना बोल्थेओ और सेकंड है किम पॉवेल। ये दोनों लेखकों को बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स की पर्सनैलिटी और मेंटेलिटी पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। तो अब बात करते हैं इस बुक के बारे में। द सीईओ नेक्स्ट डोर बुक आम लोगों को वर्ल्ड क्लास लीडर्स कराने वाली बात है। सीईओ का जन्म नहीं होता, इनको बनाया जाता है। आज के समय में आप किसी भी सीईओ को देखकर सोचते हैं कि इसके पास तो महंगी गाड़ी होगी, शानदार लाइफ स्टाइल होगी, लेकिन आपको पता है कि इस पोजीशन में बैठे हुए इंसान का बैकग्राउंड कभी इतना मजबूत नहीं था। ना ही उनके पास कभी महंगी गाड़ी हुआ करती थी, ना ही कभी इन्होंने अभी अपनी ऐसी लाइफ स्टाइल को जिया था। ज़्यादातर केस में तो यह भी देखने को मिलता है कि हायर पोजीशन में बैठे हुए इंसान के पास अच्छी डिग्री भी नहीं होती। अब मन में यही सवाल उठता है कि आखिर वो इंसान इस पोजीशन पे पहुंचा कैसे। इस समरी को पढ़ने के बाद आपके मन में इस सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। हम लोगों में से कई लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने वाला कोई स्पेशल आदमी होता है, वो नॉर्मल आदमी से अलग होता है। कई बार तो ये भी सोचते हैं कि सीईओ बनने के लिए आपके पास काफ़ी महंगे कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई बड़ी पहुंच होनी चाहिए। लेकिन इस किताब के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि ये सब बस और बस एक गलत फहमी है। एक स्मार्ट प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर किताब के लेखकों ने काम किया। इस प्रोजेक्ट में 2600 सीईओ के ऊपर रिसर्च की गई। इस रिसर्च में कई सारी चौंकाने वाली बातें सामने आई। उनमें से एक बात यह थी कि अधिकतर सीईओ तो कंपनी के नॉर्मल कर्मचारी ही थे। समय के साथ उन्होंने खुद के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को पैदा किया। इसी के साथ 70% से ज़्यादा सीईओ ने इस बात को भी स्वीकार किया कि उनका कभी सपना भी नहीं था कि वो इस पोजीशन पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी तब उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। यहाँ पर डॉन स्लेगर का एग्जाम्पल लेते हैं। वो भी इस समय अमेरिका की नामी कंपनी के सीईओ है। अगर उनके एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने कभी कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन इस समय वो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ है और उनको ये उपाधि ग्लासडोर वेबसाइट ने दी है। इस वाक्य से ये बात तो साबित हो जाती है कि सीईओ बनने के लिए जरूरत नहीं है कि आपके पास कोई लंबी चौड़ी डिग्री हो। कुछ स्किल्स होती है जिन पर आपको काम करना पड़ता है। उन स्किल को आपको खुद को समय के साथ डेवलप करना भी जरूरी है। इसी के साथ इस सर्वे में यह भी कहा गया कि सीईओ बनने के लिए आपको जीनियस होना भी जरूरी नहीं होता। एक स्टैटिस्टिक्स आपको बताते हैं कि अगर हम फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ की बात करें तो मात्र 7% ही ऐसे सीईओ जिनके पास अच्छे स्कूल और कॉलेज की डिग्री है। इसी के साथ 8% सीईओ ही है जिन्होंने अपने जीवन में कभी कॉलेज को अटेंड नहीं किया था। फैसले लेने की क्षमता बहुत कुछ तय करती है। इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा कि सीईओ बनने के लिए आपको कॉलेज और डिग्री की जरूरत नहीं होती। इसी के साथ हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंट होना भी जरूरी नहीं होता। यहाँ तक कि यह भी देखा गया है कि जिन सीईओ का आईक्यू हाई होता है उन्हें इंफॉर्मेशन पैरालिसिस की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको इंफॉर्मेशन पैरालिसिस इसलिए कहा गया कि क्योंकि वो किसी भी फैसले को लेने के लिए बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। एक सीईओ को दिन भर में कई सारे इवेंट को अटेंड करना पड़ता है, उसे बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ती है और उसके में बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सही और सटीकता के साथ ही जल्दी भी फैसला लें। इस फैसले को लेने के साथ ही आपके अंदर ये भी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उस फैसले को बैक भी कर सकें। यहाँ पर स्टीव गॉर्मन का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। उन्होंने बस एक कंपनी का टेक ओवर किया था। वो कंपनी उस समय काफ़ी ज़्यादा घाटे में थी। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, पहला कि उसे बंद कर दे और या दूसरा था कि बेच दे, और दूसरा था कि उसके किराए को बढ़ा दे। गवर्नमेंट ने जल्दी फैसला लेते हुए अमेरिका के मैप के अनुसार उस जगह बस सर्विस बंद कर दी जहाँ जनसंख्या कम थी। इसका असर यह हुआ कि 4 साल के अंदर ही कंपनी फायदे में आ गई।
इसलिए गवर्नमेंट की तरह अपने बिजनेस के लिए भी विनिंग फार्मूला तलाश कीजिए। एक बार जब वो मिल जाए तो अपने उस फैसले पर अडिग रहने की कोशिश कीजिए। इसलिए यह भी कहा गया है कि सीईओ बहुत होशियार हो ना हो, लेकिन उसके पास जल्दी फैसला लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। जितना जल्दी आप अपनी क्षमता के ऊपर काम करने लगेंगे, उतनी जल्दी ही आपको सफलता भी मिलेगी। किसी भी सीईओ को जिंदगी में फैसले लेने की क्षमता का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अध्याय 2, फेवरेबल रिजल्ट चाहिए तो स्टेक होल्डर को समझने की कोशिश करते रहिए। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि ज़्यादातर सीईओ इंट्रोवर्ट होते हैं। काफ़ी कम ऐसे सीईओ मिलेंगे जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट होने के पीछे यह भी कारण है कि वे ग्रेट सीईओ होने के लिए आपको दूसरों की नज़रिए की समझ भी होनी चाहिए। किसी भी कंपनी के सीईओ को यह समझना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके कस्टमर को मोटिवेट करता है। उन्हें यह भी समझ होना चाहिए कि आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं। जब आप लोगों को सही सुनने की शुरुआत कर देते हैं, उस समय आप अंदाजे में रहना बंद कर देते हैं। इसलिए किसी सीईओ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप दूसरों की बात समझ में आनी चाहिए और आप दूसरे आपकी बात को समझ सके। कभी भी बहुत ज़्यादा जीनियस बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो फिर कभी भी ये मत दिखाने की कोशिश करिए कि आपको सब मालूम है। हमेशा किसी बच्चे की तरह सामने वाले की बातों को सुनने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़ी बड़ी दिक्कतों का हल दूसरे के नज़र से निकल जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है नील फिश का। नील फिश सीईओ के तौर पर एक शानदार रहे। वो लग्जरी ब्रांड के लिए काम कर रहे थे। तब उन्होंने फैसला लिया कि वो औरतों या लेडीज से मिलकर उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वो अपने फैसले पर अड़िग रहे। उन्होंने बहुत सारे फीमेल कस्टमर्स का इंटरव्यूज़ भी लिए। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी फीमेल कस्टमर्स और लेडीज से राय ली। इस दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने बहुत सारी गलत अवधारणाएं बनाए रखी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के सर्वे के हिसाब से लॉन्च किया। इसका असर ये हुआ कि कुछ साल के बाद ही उनका ब्रांड सुपरहिट हो चुका था। इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि सीईओ को भी जिम्मेदारी है कि वो अपने कस्टमर से बातचीत करते रहे। किसी भी सीईओ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ग्राहकों को कितना जानते हैं। कस्टमर के साथ ही अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर को जानना भी उतना ही ज़रूरी है। एक सीईओ के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स का विजन क्या है। क्या उनके पास कोई ग्रेट आइडिया है जिससे कंपनी की मदद हो सकती है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो किसी भी सीईओ को खुद से पूछते रहना चाहिए कि बोर्ड मेंबर्स का चुनाव कैसे होना चाहिए। क्या वो सीईओ की जिम्मेदारी पूरी तरह निभा पा रहे हैं। क्या उनके अंदर बोल्ड फैसले लेने की क्षमता है या नहीं। अच्छे और बोल्ड फैसले लेते रहिए। अगर ज़रूरत हो तो रिस्क लेने से भी पीछे मत हटिए। कई बार यह देखा गया है कि बड़े बड़े सीईओ ने रिस्क वाले फैसले लेकर कंपनी की कहानी ही बदल दी। लोगों की सुनते रहिए, उनका सम्मान करिए। ज़्यादा होशियार बनने से बेहतर है कि आप ज़्यादा समझदार बनिए। कहीं भी सीईओ की पोजीशन के लिए दो लोगों के बीच में कंपटीशन है तो वो आदमी ज़्यादा रिलायबल होगा या पोजीशन उसी को मिलेगी जो ज़्यादा समझदार होगा। यह हमेशा देखा गया है कि पोजीशन हमेशा रिलायबल आदमी को ही दी जाती है। अब ये कैसे जानेंगे कि कोई कितना रिलायबल है। इस बात का पता आप उसकी कमिटमेंट से लगेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप कभी भी अपने कमिटमेंट से पीछे ना हटें। जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत सारे सीईओ के ऊपर रिसर्च किया गया। ये रिसर्च उनकी पर्सनालिटी को लेकर था। उसके रिसर्च में ये बातें निकल कर सामने आई कि 94% सीईओ अपनी कमिटमेंट के पक्के होते हैं। उस रिसर्च में ये भी देखा गया है कि वो लोग जिन्हें डिसिप्लिन की आदत थी उन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय उनके जिनको हम मैड जीनियस कहते हैं। क्योंकि जो लोग जीनियस होते हैं उनका व्यवहार भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा ही रहता है। उन्हें किसी भी कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें बस इस बात का गुरूर रहता है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको सीईओ बनने तक का सफ़र तय करना है तो सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन को लेकर आइए। हमेशा याद रखिए कि कंपनी की तरफ आपका कमिटमेंट क्या है। कि अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कमिट किया है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। इसलिए हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहने की कोशिश करिए। आपकी ईमानदारी ही आपको विजय के रास्ते पर लेकर जाएगी। जिंदगी में आप कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, सबसे ज़रूरी कदम यही होता है कि वही होता है जो आपने पहला कदम अपने बिजनेस या कंपनी में उठाया था। इसलिए हमेशा बिजनेस की तरफ उठाया गया पहला कदम या नौकरी की तरफ उठाया गया पहला कदम आपको याद रहेगा और आप वो उसके एफर्ट्स को भी याद रखें कि हमने उसको। कोई भी नए बिजनेसमैन के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। क्या वो
कदम बिजनेस कार्ड छपवाना होना चाहिए या फिर अपने बिजनेस के लिए फंड्स की व्यवस्था करना होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका पहला कदम ये होना चाहिए कि आपकी क्या वो बिज़नेस आपकी लाइफस्टाइल को कितना सूट करता है, क्या वो बिज़नेस आपकी लाइफस्टाइल को दर्शाता है। किसी भी आइडिया के ऊपर काम करने से पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो आइडिया आपके गोल्स और वैल्यूज से कितना मैच करता है। जीवन में कभी भी अपने कुछ बेसिक एथिक्स और अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करना चाहिए। यह बात वैल्यूज़ की बात इसलिए हो रही है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपका समय और पैसा दोनों लगेगा। उस पैसे और एनर्जी के साथ न्याय तभी होगा जब आपका काम आपके वैल्यूज़ के हिसाब से भी सही बैठे। आप इस बात को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक सामाजिक प्राणी हैं, तो फिर आपका बिजनेस कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जिससे कि आप लोगों से कनेक्ट हो सके। जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तभी आपका काम एक अलग रूप में नज़र आएगा और वो दूसरों से अलग दिखेगा। इन सब बातों के ऊपर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर आप उस बिजनेस आइडिया की पहचान कैसे करेंगे जिससे कि आपको पैसा और संतुष्टि दोनों मिले। इसके लिए आपको खुद को आकलन करना पड़ेगा और जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा काम आपको बेस्ट सूट करता है। उस काम की पहचान तभी होगी जब जब आपकी पहचान खुद से होगी। जो आदमी खुद को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। इसलिए सबसे पहले खुद को एक्सप्लोर करें, फिर दुनिया को एक्सप्लोर करिए। अध्याय 3, गलतियों से सीखने की कोशिश करते रहिए। जब आप भी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे तो हर बार ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर पाए या फिर छोटी छोटी चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जा पाएगा। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप एक सही सिस्टम का निर्माण करें। यह सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को किसी ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर ही समझिए, जिसका काम यह है कि वो सब पे निगाह बनाकर रखे। ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर का काम म्यूजिक बजाना नहीं होता। उसका काम यह होता है कि शो के पहले और बाद में शो के रिलेटेड सभी चीज़ों पर वह बराबर सा ध्यान रखे। कंडक्टर शो को परफॉर्म करने वालों को उनके रिहर्सल के दौरान भी मदद करता है। अगर देखा जाए तो पूरे स्टेज का ध्यान वही रखता है, जिसके लिए उसके रहते हुए कभी किसी चीज़ में गलती नहीं हो सकती। अगर आप एक वेल प्लान सिस्टम बनाएंगे तो उसमें होने वाली गलतियों पर भी रोक लग जाती है या फिर कम से कम हो जाती है। एक सीईओ के होने के नाते आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि अगर आप किसी भी कंपनी में प्रोजेक्ट में कोई गलती भी हो जाती है तो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराई जाए। इसको आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक वेल प्लान सिस्टम होगा। ब्लॉकबस्टर वीडियो और कोडक कंपनी में कॉमन क्या है? इनको दोनों के बीच में यही कॉमन है कि दोनों ने फ्यूचर ट्रेंड्स को नहीं अपनाया, अंततः फ्लॉप हो गए। अगर आप अपनी कंपनी के फ्यूचर ट्रेंड्स पे काम नहीं करेंगे तो आप एक न एक दिन अवश्य ख़त्म हो जाएंगी। नोकिया भी इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आपके कंपनी के फ्यूचर ट्रेंड्स पे काम करना है तो आपको नई आइडिया को जगह देनी ही पड़ेगी। उसके लिए भले ही पुराने किसी आइडिया को बंद भी करना पड़े। ब्लॉकबस्टर वीडियो कोडक के फ्लॉप होने का यही रीजन था कि दोनों ने नई संभावनाओं को नकार दिया था। उन्होंने फ्यूचर ट्रेंड्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। यही वजह थी कि उन कंपनियों को फ्लॉप होने का तमगा झेलना पड़ा। आज की भागती दौड़ती दुनिया में अगर आप बहुत तेज़ ना भी हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन आपको अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड से अपडेट रहते हैं तो आप अपनी कंपनी में कुछ भी बेहतर करने में कामयाब हो सकते हैं। क्या आपके अंदर ट्रेड हंटर बनने की क्षमता है? जेफ हॉफमैन ट्रेड हंटर के एक ग्रेट एग्जाम्पल है। ये एक फार्मा कंपनी के सीईओ है और अपने गेम में हमेशा ही आगे रहते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो हमेशा नए ट्रेंड्स पर अपनी नज़र बना के रखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, आपको नोटिस होना ही पड़ेगा। अगर आप लाइफ में कुछ छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप ऐसी लाइफ जी सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। इसलिए इस अध्याय में लेखक आपसे सवाल करते हैं, क्या आप ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं? उस रूल का पहला प्रिंसिपल है कि पर्सपेक्टिव को मेंटेन रखिए। स्टीफन हॉकिंग्स लोगों को बहुत सिंपल सी स्टोरी बताते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये भी एक ब्रह्मांड का छोटा सा ग्रह है। इस बात को ये समझाना चाहते हैं कि हर चीज़ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, हमें पर्सपेक्टिव बनाकर रखना चाहिए। लेखक भी इस अध्याय के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हार और जीत में सिर्फ नज़रिए का फ़र्क होता है। कई बार जो आपको हार लग रही होगी वो किसी के लिए जीत से भी ज़्यादा हो सकती है। अंतर बस इतना है कि आप अपने नज़रिए को थोड़ा शिफ्ट कर लें। इसी तरीके से आपको भी
किसी भी कंपनी को लीड करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है कि एक सीईओ के पास एक अलग नज़रिया मौजूद होना चाहिए। उस नज़रिए से आप कंपनी में काम करने वालों को एक अलग दिशा दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी का इंतज़ार सीढ़ी के पास कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ आपको ना मिले, तो क्या पता उसने उस सीढ़ी का रास्ता ना लेकर एलिवेटर का रास्ता ले लिया। जीवन में कई सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जब आपको लगेगा कि बात नहीं बन रही है। तभी आपके कैरेक्टर का टेस्ट भी होता है, तब आपको पता लगेगा आप अपने अंदर से कितने मजबूत हैं। उस दौर में आपको अपने नज़रिए में थोड़ा बदलाव भी लाना पड़ेगा, तभी आपकी बात बन जाएगी। दूसरा नियम है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आप अपने गोल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सब सुनने में जितना छोटा लगता है, उसके परिणाम उतने ही बड़े होते हैं। अगर आप अपने एक्शन के ऊपर कंट्रोल करना सीख गए तो समझ जाइए कि आप अपनी ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाना सीख गए। ज़िंदगी में खुश रहना है तो अपने आसपास के साथ साथ खुद के अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही कभी भी खुद को काम के ऊपर या फिर अपनी कंपनी के ऊपर मत समझिए। अगर आपने किसी गलतफहमी को पाल रखा है तो फिर आप कभी भी ग्रेट सीईओ नहीं बन सकते। आपको जिसने भी हायर किया है उसे एक टीम प्लेयर की ज़रूरत है, उसे एक ऐसे सीईओ की ज़रूरत है जो पूरी टीम के साथ लेकर चल सके, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि बोल्ड फैसले कैसे लेने हैं। अगर आपके पास टीम प्लेयर की क्वालिटी आ जाती है तो फिर आप ग्रेट सीईओ होने की राह में आगे बढ़ जाएंगे। बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। हम लोग में से कई लोग ऐसा ही सोचते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने वाला कोई स्पेशल आदमी होता है, वो नॉर्मल आदमी से अलग होता है। कई तो ऐसा भी सोचते हैं कि हमको सीईओ बनने के लिए काफ़ी महंगी कॉलेज की डिग्री होना चाहिए या उसके बाद सुपर ह्यूमन नेचर होना चाहिए। लेकिन लेखक बता देना चाहते हैं कि सीईओ सुपर ह्यूमन नहीं होता, बस स्किल और जॉब के प्रति ईमानदार होता है। तो अगली बार आप जब किसी मीटिंग में हो और लोगों से को सुने और अपनी बात बड़ी और क्लियर साफ अंदाज में रखिएगा। तो दोस्तों, आज का ये हमारा द सीईओ नेक्स्ट डोर बुक समरी कैसा लगा, आपने आज क्या सीखा? अगर आपके मन में कोई भी सवाल और सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।